सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर मनमीत कौर, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, कृष्णा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर हल्द्वानी। आज मैं आप सबको एक कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एपिलेप्सी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी। एपिलेप्सी न्यूरोलॉजी में एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर या बीमारी है। इसके बारे में लोगों को जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शंस भी हैं। सो आई होप मेरा थोड़ा सा जो ये अवेयरनेस बुलेटिन या न्यूज़ है वो आप लोगों को इस मिसकंसेप्शंस को सही करने में हेल्प करेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एपिलेप्सी जो है वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। वो कोई छुआछूत या भूत प्रेत की बीमारी नहीं है। हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी एबनॉर्मल एक्टिवेशन से जो सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं उससे मिर्गी, दौरा या एपिलेप्सी होता है। एपिलेप्सी की बहुत सारी टाइप्स होते हैं। एक जिसे मरीज कॉमनली बड़ा दौरा कहता है, जिसमें हाथ पैर अकड़ जाना, मुंह से झाग आना, गर्दन टेढ़ी हो जाना या आंखें पलट जाना। मेडिकल भाषा में इसे जर्नलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर कहा जाता है। इसके अलावा मिर्गी के कुछ अलग प्रकार भी होते हैं, जिसमें किसी एक अंग का फड़कना शामिल हो सकता है। वो एक अंग आपका चेहरा, आंख, हाथ या पैर हो सकता है, जिसको हम फोकल सीजर कहते हैं। फोकल सीजर में बेहोशी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसे हम फोकल सीजर या फोकल सीजर विद जर्नलाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा एक कॉमन मिर्गी जो स्कूल गोइंग बच्चों में होती है, जिसमें कि बच्चा क्षण भर के लिए चुप हो जाता है या एक जगह नजर टिका लेता है, इसको हम एब्सेंट सीजर्स कहते हैं। सो कॉमनली हमारी न्यूरोलॉजी प्रैक्टिस में जीटीसीएस यानी कि जर्नलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक एपिलेप्सी, फोकल एपिलेप्सी या एब्सेंट सीजर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ रेयर टाइप की एपिलेप्सीज होते हैं। सो एपिलेप्सी एक बीमारी है जिसका इलाज किया जा सकता है। जब एक पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उससे ये जानना चाहते हैं कि उसे किस प्रकार की मिर्गी है। सो जो कॉमन क्वेश्चंस हमसे हम पूछते हैं वो यही होते हैं कि आपको दौरा किस प्रकार आता है। कुछ लोगों को दौरे केवल नींद में आते हैं और कुछ लोगों को दौरे किसी भी समय आ सकते हैं। सो मिर्गी की टाइप से हमें आपका ट्रीटमेंट डिसाइड करने में मदद मिलती है। ये समझना जरूरी है कि मिर्गी एक इलाज वाली बीमारी है। 3 से 5 साल के इलाज में इसे कंट्रोल या ठीक किया जा सकता है, लेकिन कई बार ये इलाज दसियों साल भी चल सकता है और पूरी जिंदगी भी चल सकता है। ये डिसीजन आपकी मिर्गी के टाइप पे और आपकी मिर्गी के कारण पे होता है। तो कई बार पेशेंट आके पूछता है कि उसको तो 3 साल दवाई चली लेकिन मेरी दवाई तो कम ही नहीं हो पा रही है। तो इसका आंसर यही है कि आपकी टाइप क्या है और आपकी मिर्गी का कारण क्या है, उसका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन से एक क्लोज कनेक्शन है। कुछ एपिलेप्सी जैसे जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, या मान लीजिए आपकी कोई ब्रेन सर्जरी हुई है या आपके ब्रेन में कोई बड़ी सिस्ट है, पैदाइशी कोई इंजरी है, तो आपका ट्रीटमेंट काफी लंबे समय तक या ताजीवन भी चल सकता है। ड्यूरेशन जो है वो हर पेशेंट की फिक्स नहीं होती है। उसी प्रकार हर पेशेंट का ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स भी फिक्स नहीं होता है। कुछ लोग एक ही दवा पे कंट्रोल हो जाते हैं और कुछ लोगों की मिर्गी को कंट्रोल करने के लिए 2 से 3 दवाइयां या उससे ज्यादा दवाइयों की भी जरूरत पड़ती है, जिसे हम रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी भी बोलते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें ओपीडी में पूछा जाता है, खासकर गर्ल्स की तरफ से जो एपिलेप्टिक होती हैं, पेरेंट्स को लगता है कि इनकी आगे की लाइफ कैसे चलेगी। सो माइंड यू, एपिलेप्सी में वी हैव वेरी सेफ ऑप्शंस नाउ। हमारे पास इतनी सेफ दवाइयां हैं जिनपे कि आप कल को मैरिज कर सकते हैं, अपनी फैमिली प्लान कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। बस जरूरी ये होता है कि आप अपने डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट की कंसल्ट रहिए। अनदर इम्पॉर्टेंट मिसकंसेप्शन हियर इज कि ये स्प्रेड होता है। देखिए, एपिलेप्सी स्प्रेड नहीं होता है, तो हमें एपिलेप्टिक पेशेंट को कुछ अलग ट्रीटमेंट नहीं देना होता है। ही और शी इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन। So then what else we can discuss about epilepsy? I have discussed with you the types of epilepsy and then the treatment of epilepsy, causes of epilepsy. देखिए, एपिलेप्सी की कोई उम्र नहीं होती है। बच्चों से लेके इवन पैदाइश से लेके बड़ी एज तक एपिलेप्सी किसी को भी हो सकती है। हाँ, हर एज के अपने कुछ कारण रहते हैं।
बच्चों में उनके ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग को लेके दिक्कत हो सकती है, और उन्हें बर्थ टाइम में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है उसकी वजह से एपिलेप्सी हो सकती है, या कुछ जेनेटिक रीजंस की वजह से भी एपिलेप्सी हो सकती है। कॉमन रीजंस में ब्रेन में इंफेक्शन, चाहे वो न्यूरोसिस्टिक हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, या मेनिंजाइटिस जैसे दिमागी बुखार कहा जाता है। कई बार मिर्गी आपको सिर की चोट के बाद भी आ सकती है, जिसे पोस्ट ट्रोमेटिक एपिलेप्सी कहा जाता है। और कई बार बिना किसी कारण के इडियोपैथिक एपिलेप्सीज भी होती हैं। तो हर मिर्गी का कारण मिले ये जरूरी नहीं होता है। मिर्गी का इलाज आपके लक्षणों के हिसाब से, आपकी ईईजी, एमआरआई या सीटी स्कैन के हिसाब से भी स्टार्ट किया जा सकता है। और कुछ प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं जिनकी सारी जांचें जो हैं वो नॉर्मल आती हैं, पर उन्हें मिर्गी होती है। मिर्गी के लिए यूजुअली जो बेसिक टेस्टिंग होती है वो एक ईजी और एमआरआई या सीटी स्कैन की जांच होती है। कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस आपके कारणों के बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डॉक्टर से बिना पूछे अपना इलाज खुद ना करें, और ना ही अपनी दवाइयां बंद और सब्स्टिट्यूट करें। जहां तक दवाइयों का सवाल है, मिर्गी की दवाएं समय पे लेना जरूरी होता है, और दवा का डोज मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे दौरा आने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। कॉमन प्रिकॉशन जो हमें ध्यान में रखनी है, अपनी दवा समय पे लेते रहें, अपनी नींद का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। कितनी बार दौरे कम नींद की वजह से आते हैं, और हमारी दवाई मिस नहीं होनी चाहिए। देर रात जागना या ज्यादा फोन का इस्तेमाल करना, चमकती हुई रोशनियों के सामने बैठना, ये सब कारणों से भी दवा के चलते मिर्गी आ सकती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ओपीडी में पूछा जाता है कि हम तो दवा खा रहे थे, फिर हमें दौरा क्यों आया? तो दवा के चलते भी दौरा आ सकता है अगर हमारी दिनचर्या में कुछ गड़बड़ हुई है, जैसे कि हम सोए नहीं हैं, हमें थकावट ज्यादा है, हमने फोन का इस्तेमाल ज्यादा किया, बच्चों के केस में उन्हें फीवर आ गया। तो मिर्गी आपके ट्रीटमेंट के बाद भी आ सकती है, तो इसमें घबराना नहीं है। आपको अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से इसे डिस्कस करना है। और हर दवाई आपको सूट हो ये भी जरूरी नहीं होता है। कुछ दवाइयां किसी को सूट होती हैं, कुछ किसी को सूट होती हैं। तो अगर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है और आपको उससे कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो बिना बताए दवाई बंद करने से अच्छा है कि आप डॉक्टर से जाके उसके साइड इफेक्ट्स को डिस्कस कीजिए, ताकि या तो उसे चेंज किया जाए और कोई और ऑप्शन आपको दिया जाए। दवाई बंद करना बिना सुपरविजन के हमेशा रिस्की रहता है। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अगर घर पे दौरा आ जाए तो क्या करना चाहिए? तो घर पे अगर किसी को दौरा आता है तो उसे करवट दिला देनी चाहिए। उसके गले के आसपास कोई भी टाइट कपड़ा हो तो उसे खोल देना चाहिए। मुंह में पानी या चम्मच नहीं डालना चाहिए। अमूमन जो दौरा है वो 1 से 2 मिनट से ज्यादा नहीं रहेगा, और आपको दौरे को खत्म होने का वेट करना चाहिए। आजकल नेजल स्प्रेज अवेलेबल हैं जो कि हम अपने पेशेंट्स को घर के लिए देते हैं। अगर इससे बाद भी दौरा कंटिन्यूड है या लंबी देर तक है, तो आपको तुरंत निकटतम जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वहां लेके जाना चाहिए। सो इन दी एंड आई वुड लाइक टू इसको कंप्लीट करने के लिए, वन थिंग इज फॉर श्योर कि एपिलेप्सी एक ट्रीटेबल और कंट्रोलेबल डिजीज है। इससे हमें घबराना नहीं है। एपिलेप्टिक पेशेंट एक नॉर्मल तरीके से जीवन व्यतीत कर सकता है। फीमेल्स को प्रेगनेंसी और कंसेप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट ये सब चीजें आपको अपने न्यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस करनी है। इलाज 3 से 5 साल से 10 साल भी चल सकता है। और दो पेशेंट्स एपिलेप्सी के कभी भी सेम नहीं होते। हर किसी का अपना कारण, हर किसी का अपना एक रीजन होता है, और उसका ट्रीटमेंट दूसरे पेशेंट से अलग होता है। थैंक यू।